Good morning, guys. Hello, guys. Good morning, guys. Okay. Good morning, guys. अच्छा guys देखो आज का देखो हमारा रोटेशन डायनामिक्स तो खत्म हो गया बराबर, जिसमें हमारे पास सर्कुलर मोशन था और रोटेशन मोशन था, राइट। हमने उसको ब्रेक कर करके पढ़ा पूरा। सर्कुलर मोशन अलग से पढ़ा हमने, फिर उसके एंट्रेंस के क्वेश्चन दिए, राइट, सारे सर्कुलर मोशन के। सिमिलरली रोटेशन मोशन हमारा खत्म हो चुका, थ्योरेटिकल पार्ट और सब चीज़ें हमारे डेरिवेशन जो भी था हमारा। आज जो शुरू होगा उसका सारा का सारा एंट्रेंस का पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जो बच्चे एंट्रेंस के लिए अपियर करने वाले जेईई नीट या एमएससीईटी के लिए जो भी होगा, तो प्लीज़ ये लेक्चर आप लोग को ध्यान से देखने हैं गाइस और नोट्स बनाने, बिकॉज ये इसके अंदर में आप लोगों को एक्सप्लेन भी करने जाने वाला हूँ मैं चैप्टर और टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। चलो सो लेट्स बिगिन विद दिस गाइस। हमारा रोटेशन डायनामिक्स का मतलब रोटेशनल डायनामिक्स में से रोटेशन मोशन का एंट्रेंस का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। रोटेशन मोशन का एंट्रेंस का फर्स्ट पार्ट है। ओके देखो गाइस, मैं आप लोगों को धीरे धीरे सब वैसे भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके जाऊंगा, मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन की तरह सब लोग को सॉल्व करना शुरू करूंगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट गाइस, मोस्ट प्रोबेबली आज सब लोगों को हमारे ऐप पे सब लोगों को असाइनमेंट मिलने वाली, अराउंड 100+ क्वेश्चंस कुछ रहेंगे। तो सारे बच्चों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व करना शुरू कर देना है, बिकॉज जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा मेरा एक्सप्लेनेशन करके तुरंत रोटेशन मोशन पे, ऐसे रोटेशन मोशन पे अकेले एक एंट्रेंस की टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। सो प्रिपरेशन जारी रखो गाइस और प्लीज इसके नोट्स वगैरह अच्छे से बनाना शुरू करो। ओके सो लेट्स बिगिन विद दिस। रोटेशन मोशन, ओके गाइस। रोटेशन मोशन का आई थिंक सब लोगों को पक्का पता होगा कि एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसे कि देखो ऐसा कुछ, मैं आई थिंक सब लोगों को एक्सप्लेन भी किया है मैंने ये, लेकिन वापस से बता रहा। तंबूरा ये अगर फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स पॉइंट पकड़ कर घुमा रहे हैं हम ऐसे, मतलब यहाँ से अगर ऐसा घुमा रहे हैं, सब लोग को याद होगा तो राइट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हो चुका है, वापस से बता रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, ठीक है। सो ये फिक्स पॉइंट है, मान लो ऐसा कुछ पॉइंट है, ध्यान देना कैसे इंपॉर्टेंट बात है। डेफिनेशन वगैरह तो वापस लिखनी है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ लिखा चुका हूँ मैं। यहाँ से अगर घूम रहा है, ठीक है, और ये हमारा एंगल है, ये वाला बीच का, ठीक है। सो मतलब सपोज ये x पॉइंट है, ये खींच के x डैश तक चला गया, फिर ये मान लो y पॉइंट है, खींच के y डैश तक चला गया, मान लो ये b पॉइंट है, ये a पॉइंट पकड़ लो, ये b पॉइंट है, यहाँ तक b तक चला गया। अच्छा, इस सबसे इंपॉर्टेंट बात रोटेशन मोशन में याद रखनी है सारे बच्चों ने कि एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोल रहा हूँ सुन लो अच्छे से, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब इसके जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अच्छा ये बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ। अच्छा इसके अंदर जो तुम्हारे लीनियर वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल होगी, मतलब वो डिफरेंट होगी। जैसे कि आपको सिंपल बताता हूँ, देखो जैसे मैं 3 पॉइंट को बना के रखे x, y और b, इन सब पे तुम्हारी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, डिफर करेगी, ठीक है, सेम नहीं होगी।
तो गाइस यहाँ पे जो B की लीनियर वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी किससे, मान लो y से, ठीक है, और इसकी ज्यादा होगी x से। मतलब ये समझ लो जितना पार्टिकल दूर होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन, जितना पार्टिकल दूर होगा उतनी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया तुम्हें? ये जितना एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारे कांस्टेंट है, लेकिन जितना पार्टिकल तुम्हारा दूर होगा यहाँ से, ठीक है, उतनी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। आई थिंक वेरी फर्स्ट लेक्चर में रोटेशन मोशन के वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्चुअली आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं इसके डेफिनेशन के साथ। अगर तुम चेक करोगे तो मैं ढंग से पता चलेगा, ठीक है। आज जिस किसी को लिखना है लिखो गाइस, फिर धीरे धीरे पहले मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा एंड फिर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेना भी चालू कर दूंगा, ठीक है। चलो फटाफट ही करो, फटाफट। ओके चलो गाइस, और एक दो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। प्लीज ध्यान दो गाइस, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे एक रॉड लिया है, प्लीज ध्यान दो गाइस, ठीक है। इसको मैंने ये साइड के पॉइंट पे पाइवोटेड कर दिया है, ध्यान से देखना, ठीक है। और मैंने यहां से इस पे फोर्स अप्लाई किया। जब गाइस वापस सारी चीजें एक्सप्लेनेशन हो रही है, प्लीज ध्यान दो, सिखा चुका हूं मैं, ठीक है। यहां से फोर्स अप्लाई हो रहा है तो गाइस यहाँ पे देखो, हाँ, ये जो लाइन है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी। देखो ये भी फोर्स है F, एक तो ये वाला और एक ये वाला, सबको पता है, मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन भी किया है मैंने। ये वाला एंगल क्या बनेगा, थीटा, और ये क्या आता है, F cos थीटा। ये वाला क्या बनता है, F sin थीटा। सबको समझ रहा है, ठीक है। सबको पता है ना, कंपोनेंट दो बनेंगे, यहाँ से एंगल बनेगा। ये एंगल थीटा क्योंकि जब हम ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऐसा एंगल जाएगा ना, तो एंगल कहाँ से बनेगा, ऐसे थीटा बनेगा, तो ये F cos थीटा और ये क्या बनेगा, F sin थीटा, ठीक है। अच्छा, अब दो तीन चीजें पहले क्लियर कर लो। टॉर्क जो है इज नथिंग बट R into F, ठीक है। अच्छा, और दो तीन इसमें ऐड होगी, टॉर्क इक्वल्स टू R। सिर्फ F नहीं इसके साथ गाइस, देखो F cos थीटा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज मैं कुछ बताता हूँ गाइस। जो भी फोर्स, अगर तुम खुद दिमाग लगाओ, जो भी फोर्स जहां अभी ये पाइवोटेड है, ठीक है, जो भी फोर्स ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, तो घूमेगा तो उस पर टॉर्क होगा, तो मतलब ये वाला टॉर्क एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बिकॉज ये एक्सिस है ना अपना। समझ में आ रहा है गाइस? देखो एक सिंपल सा लॉजिक आप लोग सब लोगों को बता देता हूं मैं, कि अगर सपोज मेरे पास ऐसा टर्म है, ठीक है, कि यहां से मान लो मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया है और ये डिस्टेंस क्या है उसका r, ठीक है। सो गाइस इस पे कहीं भी फोर्स अप्लाई, इधर अप्लाई करो, इधर अप्लाई करो, ऐसा ऐसा, लेकिन अगर तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे या ऐसे ये साइड तुम फोर्स अप्लाई करो तो घूमेगी, रोटेशन में होने वाला ही नहीं है। तो अगर तुम ऐसा इस वक्त पे जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जब तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो इस वक्त पे तुम्हारा टॉर्क क्या होने वाला है, ये समझ लो, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज मेरे पास एक बॉक्स है जिसको मैंने सरफेस पे रख दिया है ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा हो रहा है कि देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ सब लोगों ने बोला, एवरी एक्शन इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, ये पढ़ा होगा, बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे एक तो वेट होता है जो नीचे की तरफ होता है और एक फोर्स जो ऊपर की तरफ होता है, और ये सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पे कोई भी फोर्स एक्ट होगा तो उससे टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला नहीं है, याद रखो। टॉर्क at center of mass will be equals to what, 0, याद रखो, इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस थिंग, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था
कि गाइस देखो ना, ये जो f है दो कंपोनेंट डिवाइड हुआ है। f cos थीटा कुछ काम का नहीं, बिकॉज़ वो अलोंग द एक्सिस है, रोटेशन करने वो हेल्प नहीं करेगा। रोटेशन करने के लिए कौन हेल्प करेगा हमें यहाँ पे? f sin थीटा। तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा? दिस विल बी f sin थीटा। ये याद रखना है सारे बच्चों, एकदम ध्यान से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है गाइस, देखो यहाँ पे बताया मैंने f और r ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो मतलब ये फॉर्मूला तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर r f ऐसे भी लिख सकते हो, या तो बहुत सारे लोग r परपेंडिकुलर f ऐसे भी लिखेंगे। बहुत सारे बुक्स में हमें ऐसे दिख सकता है, ठीक है। फाइन। इंपॉर्टेंट बात एक है हमारे पास, टॉर्क का वेक्टर कंपोनेंट में लिखना, टॉर्क को वेक्टर कंपोनेंट में लिखना इंपॉर्टेंट है गाइस। टॉर्क डैश इक्वल्स टू आर टॉर्क इनटू एफ, ये वेक्टर कंपोनेंट में लिखना। मतलब कैसे, सब लोग को याद है उस दिन मैंने सिखाया था, ये क्रॉस प्रोडक्ट मतलब आपको बेसिकली वैल्यू देता है, लेकिन क्या देगा आपको? डायरेक्शन भी देता है। देखो ना, जब अगर घूम ऐसा रहा देखो ऐसे, तो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है वो? ये इसका डायरेक्शन हो, तुम्हें समझ में आया? देखो ऐसे घूमेगा तो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है वो? बाहर, ये आउटवर्ड डायरेक्शन। और मैं दूसरा इनवर्ड डायरेक्शन क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तुम डायरेक्शन बताने के लिए काम करता है, मतलब पूरी की पूरी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि सपोज कोई बॉडी है, यहाँ पे देखो मैं बहुत बता रहा हूँ, आई थिंक वेक्टर्स में मैंने बहुत चीज़ें क्लियर भी करी थी, सब लोगों को पता होना चाहिए, तुम ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। तो अगर सपोज वेक्टर क्वांटिटी में अब भी क्लियर करोगे तो आगे कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी जब एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वैसा देखो यहाँ पे देखो, ये ए वेक्टर है, ये क्या है? बी वेक्टर, ठीक है। तो मुझे अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना होता है तो कैसा बनाऊंगा? देखो ऐसा, देखो ए टू बी ना, ए टू बी कैसे घूमेगा? ए से लेके बी डायरेक्शन कहाँ पे? ऊपर। अगर ऐसे घूम रहा डायरेक्शन कहाँ पे? ऊपर डायरेक्शन। समझ में आएगी? सो मतलब ये कहाँ पे जाएगा? देखो इधर जाता है, सबको पता है ना, ये सी होता है, सी इज नथिंग बट ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट कुछ बताना है गाइस, मुझे बताओ, ये जो सी है वो परपेंडिकुलर टू ए को भी होती है, समझ रहे हो गाइस मैं क्या बता? ये बढ़ चुके हैं। C जो होता है वो परपेंडिकुलर टू बी भी होता है, ये भी याद है। जब इसकी कहानी हम बताएंगे तो इसके बारे में क्या बताएंगे? टॉर्क जो होता है वो परपेंडिकुलर टू आर भी होता है, बराबर। एंड टॉर्क जो होगा वो परपेंडिकुलर टू एफ भी होगा, बराबर। वही ये बता रहा है, वही ये बता रहा है। इसका काम आएगा गाइस हमें आगे जब क्वेश्चन के तरफ जाएंगे तब, ठीक है। अच्छा, मुझे और एक क्वेश्चन पूछना सब लोगों को। सब लोग क्या थे, वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट था और एक क्रॉस प्रोडक्ट था। अच्छा, तो मुझे बताओ डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, क्या होता? साइन थीटा होता था, कॉस थीटा होता था? क्या था? कॉस थीटा। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था? क्या होता था? तो यहाँ समझ में आता है, देखो क्रॉस है तो साइन है, देखो यहाँ पे संसल बात है, ठीक है। फाइन, तो ये दो चीजें याद रखो गाइस, इंपॉर्टेंट वाली बात है। अच्छा, और एक था हमारे पास, इफ यू रियल रिमेम्बर दिस, सब लोग को और चीज याद होगी तो देखो गाइस, वेक्टर्स आना जरूरी है। डॉट प्रोडक्ट में आपको याद होगा ए वेक्टर परपेंडिकुलर अगर बी वेक्टर है तो मतलब सपोज ए डॉट बी इक्वल्स टू कितना आता था? पता था ये cos 90 है, परपेंडिकुलर मतलब cos 90 होता है ना, तो 90 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये पूरा क्या याद रखो गाइस, ये पढ़ चुके हैं हम। ऐसे डम की तरह करोगे तो कुछ ही फायदा नहीं है इस चीज का। याद है ये तो भूल गए, ठीक है। और क्या बोलना था मुझे, कुछ तो बताने का
नहीं आता है, ठीक है चलो इतना तो लिख लो, याद आएगा तो बोल दो। ओके बिगिन। अच्छा गाइस बिफोर आई गो विद एमसीक्यूज क्वेश्चंस, प्लीज ये भी देख लो वेक्टर्स। देखो वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा रिवाइज करके देता हूँ गाइस, आई थिंक सब लोग को पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ये एक दो चीजें प्लीज ध्यान देख लो। अच्छा प्लीज देखो गाइस मैं क्या बता रहा हूँ। ये सपोज x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, या तो फिर इसको x और y और इसको z पकड़ लेते हैं। ये r यूनिट वेक्टर है, ये क्या है j, और ये क्या है k यूनिट वेक्टर, बराबर, ठीक है। अच्छा सब लोगों को ये पक्का पता होगा गाइस कि I इंटू जे मतलब k वेक्टर आता है, बराबर। आज ये पढ़ा है तो काफी सारा, j इंटू k मतलब क्या आता है I वेक्टर। सिमिलरली k इंटू I मतलब क्या आता है j। ये एक्चुअल डायरेक्शन है गाइस। सपोज I इंटू j अगर हो रहा है तो उसका डायरेक्शन कहाँ पे हो, k की तरफ होगा। k की तरफ मतलब कहाँ पे, z की तरफ होगा। देख लो गाइस इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, अगर j क्रॉस k है डायरेक्शन कहाँ की तरफ आएगा, I की तरफ आएगा, याद रख लो ये, ठीक है। अच्छा और सपोज ये अल्टी पल्टी मार गया, मतलब ऐसे j क्रॉस इनटू I है तो ये माइनस k, डायरेक्शन बदल रहा है उसका, ठीक है। सिमिलरली ये k क्रॉस j अगर हो गया है तो माइनस I क्रॉस k हो रहा है तो ये माइनस j। देखो गाइस मैं पहले ही सबसे क्लियर कर रहा हूँ, ऑलरेडी पढ़ चुके हम बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, लिख के वेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। ये वापस से बता रहा हूँ मैं सब लोग, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो जब एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ भागना चालू करें, ठीक है। तो जिस किसी को लिखना है लिख लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, और फिर एमसीक्यू क्वेश्चन आप शुरू करेंगे। ओके बिगिन। तो गाइस आज का फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ ये है, देखो। इफ F is the force acting on a particle having position vector r and torque मतलब tau with the torque of this force about the origin, ठीक है। तो गाइस इतना सोचना नहीं है ज्यादा, टॉर्क इक्वल्स टू r क्रॉस F, ये हमारा फॉर्मूला बनता है, बराबर। 2 मिनट ध्यान दो, तुम्हें पूरा समझा मैं क्या बता रहा हूँ, लिसन टू वेरी 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 केयरफुली। यहाँ पे देखो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है r डॉट टॉर्क इक्वल्स टू, मतलब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, कैन यू सी दिस, 0 देखो ये, ठीक है। ओके थोड़ा दिमाग लगाएंगे। मुझे बताओ गाइस मैंने सब लोगों को ये बहुत क्लियर करके दिया था इसकी, जब मैं सिखा रहा था आज, तो आप लोगों को बता दिया था कि जो टॉर्क है, टॉर्क, ठीक है, वो किसको परपेंडिकुलर है, R को। ये टॉर्क क्या F को ही परपेंडिकुलर है, सिखाना है मैंने, राइट। सो मतलब यहाँ पे जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर R को भी है, यहाँ जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर टू F को भी है। अच्छा हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में कुछ सीखा हुआ है, जब आपके वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या आता है, जब 90 डिग्री, जब थीटा 0, तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब टॉर्क डॉट r इक्वल्स टू कितना आता है, समझ में, दिमाग लगा रहा है, ये देखो टॉर्क डॉट f इक्वल्स टू क्या आएगा, समझ रहा है ये, तो मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, समझाइए, एकदम सिंपल। चलो तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। A simple pendulum of length L is pulled aside
to make an angle theta with the vertical. Find the magnitude of the torque of weight W of the bob about the point of suspension. और ये चार ऑप्शंस दिए। अच्छा सुन लो गाइस, ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। बॉब यहाँ पे स्टेबल है, फिर यहाँ से आप वो मूव किया उसने, ठीक है। कुछ चीजें पहले क्लियर करते हैं गाइस। मुझे बताओ टेंशन कहाँ पे एक्ट होता है? मैंने सिखाया था टेंशन कहाँ पे एक्ट होता है, जहाँ पे तुम्हारा बॉडी का मास होता है ना, मास उसके ऑपोजिट में। मतलब टेंशन अगर एक्ट करेंगे इस पे, यहाँ पे टेंशन एक्ट होता है टूवर्ड्स कहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसे। तो मेरा सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि इसके साथ कनेक्टेड नहीं, लेकिन फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान दो। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे जो टॉर्क एक्ट होगा टेंशन पे विच इज अलोंग द एक्सिस, तो टॉर्क कितना होगा इसका बताओ, कितना होगा? 0। याद है ना, देखो ना, टॉर्क अलोंग अगर टेंशन पकड़ते हैं, टेंशन कहाँ पे जाएगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान दो। हाँ अच्छा चलो ठीक है, इसका एक्चुअली फिलहाल कुछ काम नहीं था, बट फिर भी मैं बता दिया। मेरा रीज़न ऐसा था कि मे बी आगे कहीं लगेगा तो हमें काम आएगा कॉन्सेप्ट। ओके एनीवेज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस, ये जब रोटेट होगा ऐसे तो ऑफकोर्स ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होने वाला है। सारे बच्चों को पता होगा, देखो ये हमारा मास है तो उसका वेट कहाँ पे आता है? इधर नीचे mg, इधर आएगा ना, करेक्ट। तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, ठीक है। एक कंपोनेंट जो स्ट्रेट जाएगा विच विल बी योर थीटा विच इज नथिंग बट क्या होता है? mg cos थीटा। mg cos थीटा वो हमेशा क्या होता है? अलोंग दी वेट होता है, जहाँ पे वेट है ऐसा स्ट्रेट लाइन, जहाँ पर टेंशन आएगा उसको इक्वलाइज करते हैं, पढ़ा भी हमने, राइट। और ये क्या आ जाएगा? ये जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? दिस इज mg sin थीटा, बराबर, ठीक है। सो जब हम फॉर्मूला बनाएंगे, टॉर्क का, तो फॉर्मूला क्या होता है गाइस? r इंटू क्या होता है? f sin थीटा, पढ़ा ना हमने, राइट। तो f sin थीटा की जगह पे क्या आएगा हमारे पास? क्या आएगा? दिस इज mg sin थीटा। तुम्हें समझ रहा है गाइस? आ रहा है ध्यान में? ये mg ओके, ठीक है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे r मतलब तुम्हारा क्या है? लेंथ है। आ रहा है ना? प्लीज ध्यान से देखो गाइस मैं क्या बता रहा हूँ। r मतलब बेसिकली क्या? लेंथ, और l डालो, इसको mg और यहाँ पे क्या लिखो? sin थीटा। अच्छा मुझे बता mg मतलब क्या होता है? बॉडी का वेट ही होता है ना, तो हमने पढ़ा हुआ है वेट मतलब क्या होता है? वेट इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू g होता है। तो मतलब ये क्या होगा? mg की जगह पे क्या आ जाएगा? वेट, सो l w sin, समझ रहा है अभी? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? देखो w l sin थीटा। और गाइस ये फॉर्मूला सारे बच्चों को नहीं याद रखना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे सम्स में यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो इसको बॉक्स बना के रखो गाइस, ठीक है। बोलना नहीं है, इम्पॉर्टेंट है ये। सुनो गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने जो किया वैसे ही सम है, वही फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। सो हमें क्या निकालना? टॉर्क निकालना है गाइस। तो सारे बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, mg_l sin 30 हो जाएगा। देखो एंगल कितना है? 30 बना रहा है, बराबर। तो मास कितना? देखो 1, ग्रेविटेशन 10 पकड़ के चलेंगे। हाउ लॉन्ग कितना है? देखो 1 मीटर। sin 30 मतलब हाफ होता है, कटिंग पे कटिंग करो गाइस, कितना आएगा? 5 न्यूटन मीटर। कितना सिंपल था, इसमें मैंने आपको बोला कि वो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, वो करना है, इसको टिक कर, हो गया। एकदम सिंपल था, सिंपल।
ओके गाइस, देखो आज का हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज हमने कुछ एमसीक्यू शुरुआत की। अभी नेक्स्ट सेशन में अभी ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे। मेन हमारा पॉइंट होगा मैक्स टू मैक्स एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करने के लिए, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट सेशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही कवर होने वाले हैं, ठीक है।